मेरी कहानी का शीर्षक है ऐसे नहीं और लेखिका गीता पंडित। अनिल 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 सुनो ना। हाँ कहो। हमें कम से कम अब तो मॉम डैड से मिलने जाना चाहिए। 5 वर्ष हमारे विवाह को हो गए। शायद अब वे मान जाएं और हमारे प्रेम को समझ सके। अनिल चुप रहा। मैंने फिर कहा, देखो हमारे 2 बच्चे भी हो गए हैं। उन्हें भी तो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को जानना चाहिए। तो कब चलेंगे? अभी कह नहीं सकता यार, ऑफिस में काम बहुत है। तो कब? मैं जरा ऊंची आवाज में बोली, क्योंकि मैं समझ गई थी कि हमेशा की तरह इस बार भी अनिल टालम टोल कर रहा है। उसने अपनी दृष्टि उठाकर मुझे देखा। शायद मेरे लहजे की तलखी वह पहचान गया था। अच्छा चलेंगे बाबा, नाराज क्यों होती हो? चिंता मत करो अप्पी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। यह कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और चुंबन की बौछार लगा दी। हर बार यही तो होता है। मैं खो जाती हूँ उसके प्यार में, उसकी जादू भरी बातों में। मुझे तसल्ली मिल जाती है। लेकिन जब से मैं माँ बनी हूँ, मैं माँ की तरह सोचने लगी हूँ। मेरी बेचैनी बढ़ गई। मुझे पीड़ा होती कि अनिल की मॉम ने भी तो अनिल को ऐसे ही प्यार से पाला पोसा होगा जैसे मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। उन्होंने भी ऐसे ही सपने देखे होंगे जो हमने पल भर में चकनाचूर कर दिए। मैं जानती थी कि सपनों का टूटना इंसान को तोड़ देता है। उन्हें कितना दुख हुआ होगा, कितना दर्द होगा जब उन्हें मालूम होगा कि अनिल ने विवाह भी कर लिया, हमें बिना बताए, और अब 2 बच्चे भी हैं। वे कैसे सह पाएंगी? मैं मन ही मन बारंबार उनसे माफी मांगती हूँ। सच, माँ बनने के बाद ही लड़की औरत बनती है। आज मैं एक पूरी औरत थी और औरत की तरह सोच रही थी। मुझे एक अपराध बोध सा होने लगा। इतनी गंभीरता से मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। लेकिन आजकल कुछ था जो मुझे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटने लगा। असल में हमारा यह प्रेम विवाह था। मेरे परिवार ने हमारी पसंद पर मोहर लगा दी, लेकिन अनिल जानते थे कि उसके माता पिता हमारे विवाह के लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे। इसलिए 3 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद उन्हें बिना बताए हमने विवाह कर लिया। एक ऐसा प्रेम विवाह जो अरेंज्ड मैरिज की तरह हुआ, जिसमें मेरा सारा परिवार, रिश्ते नाते वाले और दोस्त शामिल थे, लेकिन अनिल का परिवार शामिल न हो सका। मैं जानती थी कि अनिल अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। वह भीतर से खुश नहीं थे। खुश भी कैसे हो सकते थे? केवल अपने दोस्तों से घिरे हुए खुश होने का प्रयास कर रहे थे। हमारे मित्र भी कॉमन थे। इसलिए एक मित्र के माता पिता ने अनिल की तरफ से सारी रस्में पूरी की, एक माता पिता की तरह ही। लेकिन वे दोनों उस कमी को पूरी नहीं कर सकते थे जो उस समय हम दोनों ही महसूस कर रहे थे। समय भागता रहा। हमारे 2 बच्चे भी हो गए। बेटी 3 साल की और बेटा 5 महीने का। लेकिन अनिल ने अपने घर पर अभी भी हमारे विवाह के विषय में कुछ नहीं बताया। जब भी घर वाले विवाह की बात करते, अनिल हंस कर टाल जाते या चुप्पी साध लेते। मैं कई बार बहुत परेशान हो उठती थी
और जिद भी करती कि हमें वहां जाना चाहिए, लेकिन अनिल हमेशा ही मना कर देते। अनिल को अभी भी विश्वास नहीं था कि वे हमें स्वीकार कर लेंगे। इस बार मैंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1 हफ्ते की छुट्टियां लेकर हम कहीं किसी सैर सपाटे पर जाने की जगह केरला जाएंगे, जहां अनिल के मॉम डैड रहते हैं। अनिल को 2 महीने के लिए मलेशिया जाना था, इसलिए अनिल ने कहा, अप्पी, ट्रेनिंग से आने के तुरंत बाद इस बार मॉम डैड के पास जरूर चलेंगे, तैयारी करके रखना। मैं रोमांचित हो उठी। मेरा गला भर आया, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अत्यधिक प्रसन्नता में यही तो होता है, आदमी मौन हो जाता है और सपने उसकी आंख के दरवाजे पर दस्तखत देने लगते हैं। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अनिल को विदा करने गए। हाथ हिलाते हुए अनिल का मेरी दृष्टि दूर तक पीछा करती रही। प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले उसने हम सबसे बारी बारी बात की। केरला जाने के नाम पर मैं बहुत खुश थी, लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूचना मिली कि प्लेन रडार की पहुंच से गायब हो गया है, और कहां गया मालूम नहीं। किसी ने किडनैप किया है या वह क्रैश हो गया, कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। ओह, स्तब्ध थी सुनकर। सन्नाटा जैसे श्वासों में समा गया। समय अपनी चाल भूल गया। शिथिल ध्येय और शिथिल मन इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अनिल, अनिल कहाँ हो? ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं पागलों की तरह हेल्पलाइन पर फोन करती रही, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला। बेचैनी से इंतजार करती रही कि कोई ये कह दे कि सब यात्री सुरक्षित हैं, प्लेन का पता मिल गया है, लेकिन कहीं से कोई सूचना नहीं मिली। यह 3 कमरों का फ्लैट है। घर में भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन सभी के मुंह पर जैसे पट्टी बंधी हुई है। मैं अपने कमरे में उल्टी होकर पड़ी हूँ, रोना भरसक रोक रही हूँ, लेकिन आंसू हैं कि सैलाब बनकर उमड़ पड़े हैं। सिसकियों पर काबू करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे मेरे इधर उधर पीठ से सटे हुए पड़े हैं। ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा है। सभी की आंखें और कान न्यूज पर लगे हैं। मन में आशा और सपने लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लेन की कोई न कोई अच्छी खबर अवश्य मिलेगी। टीवी की आवाज यहां तक आ रही है। प्लेन के पिछले हिस्से में आग लगी थी। प्लेन समुद्र में डूब गया है और उसमें सवार पायलट सहित किसी भी यात्री के बचने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती, लेकिन तलाश जारी है। मैं जोर जोर से चीखना चाहती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर चीख रही हूँ। मेरी आवाज मेरे अंदर घुट कर रह जाती है। मैं गठरी बनकर पड़ी हूँ। नेता लोग दुख प्रकट कर रहे हैं। अब कोई आवाज नहीं आ रही। शायद टीवी बंद कर दिया गया है। क्या करूं? समझ नहीं पा रही। किसी से भी बात करने का मन नहीं है। मैं अपने दोनों बच्चों को अपने से और सटा लेती हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कुछ भी समझ पाने में असमर्थ दिख रहा है। मैं उन सूचनाओं पर विश्वास भी नहीं कर पा रही। मुझे लग रहा है कि अचानक से अनिल आ जाएगा और मुझसे कहेगा, अरे ऐसे क्यों पड़ी हो अप्पी, क्या हुआ है तुम्हें? और आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में भर लेगा
क्या करूं? अनिल की डेड बॉडी भी तो नहीं मिली। कहीं कोई ऐसे जाता है भला? मैं अब करूं तो क्या करूं? ये कैसी परीक्षा है, ये कैसी पीड़ा है। अभी तो हम खुलकर हंसे भी नहीं कि जिंदगी दी एंड हो गई। ऐसे कैसे दी एंड हो सकती है? मैं सोचे जा रही हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है, इस भीड़ की भी नहीं जो घर से बाहर तक लगी है। केवल परवाह है तो अनिल की। उसे क्या हुआ होगा? वह कितनी पीड़ा में होगा? वह अब है भी या नहीं? ओह, सोचते हुए भी सारी देह में भूकंप सा प्रतीत हो रहा है। शायद शायद कोई मुझसे बात करना चाहता है। मुझे सुनाई दे रहा है। मम्मी किसी से कह रही हैं उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इस समय वह होश में भी नहीं है, इसलिए आपसे बात नहीं कर पा रही है। उसे आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए हम सब यहाँ ड्राइंग रूम में बैठे हैं। आप भी यहीं बैठ जाइए प्लीज। मैं और सिकुड़ जाती हूँ। मेरे साथ मेरे बच्चे भी सिकुड़ गए हैं। मैं अपनी श्वासों से कहती हूँ, मत आओ मेरे पास, मत आओ मेरे पास, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर आना ही है तो प्लीज मेरे अनिल को ले आओ। मुझे केवल अनिल चाहिए, उससे बहुत सारी बातें करनी है। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे उसकी बाह के तकिए पर विश्राम करना है। अनजाने में मैं इधर उधर उसे टटोलने लगती हूँ। अचानक अचानक मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़कर कहती है, मम्मा, मम्मा भूख लगी है। मम्मा उठो ना, भूख लगी है। भैया भी भूखा है, उसे भी दूध पिलाओ ना। मेरी धमनियों में जैसे हरकत सी होती है, रक्त का प्रवाह होने लगता है। मैं उठना चाहती हूँ लेकिन उठ नहीं पा रही। मैं कहना चाहती हूँ, मेरी बच्ची, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ और भैया को दूध की बोतल भी। लेकिन मेरी देह जैसे अकड़ गई है, वह उठने से इनकार कर देती है। मैं बेबसी में अंदर ही अंदर जोर जोर से रोती हूँ। मेरी कमर से चिपटा मेरा बेटा भी रोने लगता है। उसका रोना बढ़ता जा रहा है। धीमे धीमे मैं अब चेतना से चेतना की तरफ लौट रही हूँ। अब बेटे ने और भी जोर से रोना शुरू कर दिया है। तभी मेरी मम्मी मुझे सहारा देकर उठाती हैं, मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरती हैं और दूध की बोतल मेरे हाथ में देकर मेरी गोदी में मेरे रोते हुए बेटे को लिटा देती हैं। मैं फटी फटी आंखों से माँ को देखती हूँ, फिर बेटे को देखती हूँ और उसके मुंह से बोतल लगा देती हूँ। मुझे मेरी बेटी अजनबी सी आंखों से देख रही है। वह भूखी है और मैं अभी तक उसके खाने के लिए कुछ नहीं लाई। उसके मांगने से पहले उसकी पसंद की चीजें उसे मिल जाती थी, लेकिन आज आज जैसे सब कुछ बदल गया है। उसकी प्रश्न बनी आंखें मुझे देख रही हैं। तभी मम्मी बिस्किट और दूध लेकर आती हैं और वह बिना मन के उन्हें खाने लगती है। उसे ये बिस्किट पसंद नहीं है, लेकिन खा रही है। जाने क्यों, जाने कैसे। ये क्यों और कैसे हमारे जीवन में अचानक कहां से आ गए। दूध पीते पीते बेटा सो गया। मम्मी ने उसे उठाकर मेरे ही पास सुला दिया। मैं जड़वत बैठी हुई हूँ। माँ बेबस आंखों से मुझे देख रही है और फिर धीरे और वह धीरे से उठकर मुझे फिर से लिटा देती है। मैं लेट जाती हूँ। मुझे होश नहीं है। बिटिया फिर मेरे पास आकर लेट जाती है। वह समझ नहीं पा रही कि मम्मी को क्या हुआ है। वह धीमे से मुझसे पूछती है, मम्मा, आपको क्या हुआ है?
आपको बुखार है? मैं सर दबा दूं? पापा को बुलवा लो ना, डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, आप अच्छी हो जाओगी। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं। उस नन्ही सी जान को कैसे बताऊं कि पापा हम सब की आवाज भी नहीं सुन सकते। अब वह कभी आएंगे यह भी पता नहीं। फिर कभी हमें डॉक्टर के यहाँ लेकर भी जाएंगे या नहीं, क्या कहूं। वह फिर बोलती है, मम्मा हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? इतने सारे अंकल आंटी क्यों आए हैं? मैं चुप हूं, सुनकर भी अनसुना कर रही हूं, चाह कर भी जवाब नहीं दे पाती। मेरे दोनों होंठ एक दूसरे से चिपक गए हैं और शब्द अंदर कोहराम मचाए हुए हैं। अब शायद लोग चले गए हैं। मैं आंख बंद करके लेट जाती हूँ। मुझे एहसास होता है कि मम्मी मेरे बालों में उंगलियां फिरा रही हैं, वैसे ही जैसे मेरे विवाह से पहले फिराती थी। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक छोटी सी बच्ची बनकर उनकी गोदी में सिमट जाऊं और खूब जोर से चिल्लाऊं, एक जिद्दी लड़की बन जाऊं और पहले की तरह कहूं कि मुझे बस अनिल चाहिए, कहीं से भी लाकर दो माँ, मुझे अनिल चाहिए, बस ला दो। लेकिन कह नहीं पाती। वे अपने पास मुझे सहारा देकर बिठा लेती हैं। पापा भी आकर पास बैठ जाते हैं और असहाय बेबस से अपनी उंगलियां चटका रहे हैं। मैं समझ जाती हूँ कि वह कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। मम्मी मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से कुछ कहती हैं, बेटा तुम हमारे साथ चल रही हो, हम सब परसों सुबह ही घर के लिए निकल जाएंगे। हमने हवाई जहाज में सीट्स बुक करा दी हैं। यहाँ रहने का अब कोई कारण भी तो नहीं। मैं अर्ध विक्षिप्त सी पड़ी हूँ, उनके शब्द सुनकर जैसे होश में आती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर अनिल ना होते हुए भी यहाँ है। घर के हर कोने में एक वही तो है। फिर मेरा घर, अनिल, मेरे बच्चे, मेरा जॉब और अनिल के माता पिता। ओह, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं मम्मी के साथ कैसे जा सकती हूँ? अनिल नहीं है तो क्या अनिल के माता पिता मेरे कुछ नहीं लगते? वे इस समय किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मुझे हर हालत में इस पीड़ा में उनके साथ होना होगा, चाहे कैसे भी हो। अब वे मेरी जिम्मेदारी हैं, अब वे मेरे माता पिता हैं और उनकी छोटी बहन निशु मेरी छोटी बहन है। मैं सोच रही हूँ, सोचती जा रही हूँ, सोचते सोचते बुदबुदाने लगती हूँ। मुझे अनिल के घर जाना है मम्मी। मम्मी चौंक कर मेरी तरफ देखती हैं और कहती हैं, मगर वे तो तुम्हें जानते तक नहीं, तुम कैसे जाओगी? हाँ, वही सोच रही हूँ, जाना तो निश्चित है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, फिर भी मैं अपने दिमाग पर जोर देती हूँ और प्लानिंग करने लगती हूँ। क्या करूँ, कैसे जाऊं? जाना तो निश्चित है। हाँ, अनिल की छोटी बहन नीशू के पास हमारी तस्वीरें हैं, मेल से भेजी थी अनिल ने। वह सब जानती है, वह हमारे विवाह के सच से परिचित है। उससे अनिल बराबर बात करता रहता था, हमने भी उससे बातें की हैं। अनिल ही क्या, हम सब की। और अभी हमारी हाल की तस्वीर उसके पास है। मलेशिया जाने से पहले अनिल ने उसे मेल की थी। मेरा मन कहता है सब ठीक हो जाएगा। नीशू से बात करनी होगी। मम्मी कल सुबह नीशू को फोन करूंगी। रात अजनबी की तरह घर में दाखिल हुई और अजनबी की तरह ही जागती रही। इतनी काली अंधियारी रात मेरे जीवन में कभी नहीं आई। मेरी रातें तो प्रेम की खुशबू से महकती हुई हुआ करती थी।
जूही चंपा मुझसे बात करती थी, गंधाए सपने दिन भी गंधा देते थे। फिर अचानक ये अमावस कहाँ से गहरा गई, मैं समझ नहीं पा रही। सारी रात मॉम मेरे ऊपर अपनी बाह रखे लेटी रही और मैं अपनी बेटी पर। नींद तो किसी की भी आंख में नहीं थी, लेकिन शब्द भी समय ने चुरा लिए। सारे घर में निस्तब्धता छा गई, जबकि मम्मा से करने के लिए मेरे पास कितनी सारी बातें हुआ करती थी। बातूनी नाम रख दिया था पापा ने, मगर आज एक एक शब्द दुबक कर बैठ गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या बात की जाए, कैसे इस बिगड़ी को बनाया जाए। सुबह के 5 बजे हैं। मॉम किचन में चाय बनाने चली गई। तभी डोरबेल की आवाज ने सबको चौंका दिया। 5 बजे हैं, इतनी सुबह सवेरे कौन हो सकता है? कहीं कहीं अनिल तो नहीं? ओह, यह सोचते ही लाश बनाई मेरी देह में जाने कहां से शक्ति आ गई। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें झपकना भूल गईं। अनिल अनिल के माता पिता और नीशू को देखकर मैं हतप्रभ रह गई। तभी अनिल की मम्मी ने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और फपक फपक कर रोने लगी। मैं भी बच्चे की तरह उनकी बाहों में समा गई। जाने कितनी देर तक हम दोनों यूं ही एक दूसरे से लिपटी रहीं, बिना बोले अपनी व्यथा बांटती रही। हम दोनों के आंसुओं ने आपस में बात करके सारे गिले शिकवे मिटा दिए। यह माँ और बेटी का मिलन था, जिसे सुबह ने देखा और सजदे में खड़ी हो गई। जो अनिल के जीवित रहते न हो पाया, वह इस दुर्घटना के उपरांत हो गया। अब सब साथ रह रहे हैं। बेटू को तुम्हारी तरह ही बनना है। वह तुम्हारी तरह हंसता है, तुम्हारी तरह बोलता है। तुम्हारी छवि मैं उसमें देख रही हूँ, लेकिन मैं तो अभी भी तुम्हारे पास हूँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि न चाहते हुए भी हम वही सब याद करते हैं जहाँ केवल दर्द है, पीड़ा है, आंसू है और बेचैनी है। मैं भी पहुंचती हूँ बार बार वहीं, जो मुझे जकड़ लेता है अपनी कैद में। कान जैसे वही प्रतिध्वनियां सुनने के लिए बने हैं, वही सब सुनना चाहते हैं और अभी भी वही सुन रहे हैं। सच तो यह है कि अभी भी कांपती है मेरी देह। मैं क्षण भर के लिए भी भूल नहीं पाती वो घटना। अब दिन लंबे, उबाऊ और उदास हो गए हैं। समय ठहर गया है। अपना राग भूलकर रात चुपचाप घुटने सिकोड़ कर पड़ी रहती है। दिन गुमसुम सा गुनगुनाना भूल गया है। मौसम भी अपनी चाल नहीं चलता। काश काश हनुमान थप्पा की तरह कोई चमत्कार हो जाए, जो 14 दिन बर्फ के नीचे दबकर भी जीवित निकल आया। काश मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आंख बंद कर लेती हूँ, जैसे कह रही हूँ, ऐसे नहीं जाना अनिल, ऐसे नहीं जाना। तुम्हें लौट कर आना है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। देखो देखो, कब से मैं सोई नहीं हूँ। मुझे सोना है तुम्हारी बाह पर। आ जाओ प्लीज, आ जाओ। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि अनिल आ जाए तो लौट आएगी फिर से वही खिलखिलाहट, सारी सृष्टि के साथ मेरी देह में, मन में, मेरी शिराओं में और प्राणों में भी, जहां अब केवल अनकही चुप्पी है, अबोली तन्हाई है, और वो है मैं हूं भी या नहीं, कहीं खोई खोई सी। जाने क्यों उन अनजान लम्हों की प्रतीक्षा में, जिन्हें कभी आना भी है या नहीं, नहीं जानती। लेकिन
इंतजार जीवन का सबसे खूबसूरत नगमा है। जहाँ बेचैनी है, तड़प है, पीड़ा है, उत्सुकता है, मिलने की चाह है, बिछोह है। रेशमा की आवाज गूंज रही है, मिलने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ बिछोड़े, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई।